जो नोएडा एक्सटेंशन की डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी मेट्रो लाइन, लेट्स से दैट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट, मैं उसके बारे में बात करूँ कि आपकी मेट्रो लाइन नोएडा से शुरू हो रही है, नॉलेज पार्क 5 तक जा रही है। आपका बॉटनिकल गार्डन वाला जो है एक्सटेंशन होके वो 142 में जुड़ रहा है। ये डेवलपमेंट्स बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट्स हैं। आपके न्यू रोड इतने सारे बन रहे हैं। अगर नोएडा एक्सटेंशन में आज कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे गौर की प्रॉपर्टी है, राइट, लेट्स बी स्पेसिफिक, जो भी गौर का नया प्रोजेक्ट आया है, आज मैं अगर एज ए इन्वेस्टर 3 BHK की अच्छी प्रीमियम फेसिंग की यूनिट लेता हूँ, तो अगले 3 से 5 साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आज की रेंटल रिटर्न के हिसाब से ना 3 से 3.5% का रेंटल रिटर्न, जो कि बहुत एग्रेसिव, बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न। आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे लगता है रियल एस्टेट पोर्टफोलियो कभी लाल नहीं होता, लाल नहीं होता, हरा रहता है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन हो जाता है, लेकिन रियल एस्टेट की ये खूबसूरती है। भाई मेरे को सरदर्दी नहीं कि हर रोज जाके चार्ट्स देखूं कौन सी चीज क्या ऊपर गई, अब मार्केट में क्या हो गया, अब अपना एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, अपने एफडीआई विड्रॉ हो गए, ये हो गए, कोई जंग छिड़ गई, कुछ हो गया, अटरम शटरम 10 दुनिया में क्या क्या हो गए। आई एम सेइंग कि मैं एक सिक्योर्ड इन्वेस्ट करके बैठना चाहता हूँ। 2 साल में नहीं आएगा रिटर्न, 3 साल में आ जाएगा, 3.5 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, पर मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस जीरो नहीं है। तो अगर एक इन्वेस्टर के लिहाज से सोचा जाए, तो क्या उसको बेस्ट फेसिंग पीएलसी वाली यूनिट लेनी चाहिए, या कम पीएलसी या नो पीएलसी वाली यूनिट चूज करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से क्या है, इन्वेस्टर को एग्जिट करना। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील चौधरी जी, जो पिछले 22 वर्षों से बैंक्स में थे, मॉर्गेज बिजनेस में थे और कुछ वर्षों से रियल एस्टेट कर रहे हैं। और आज बड़ी मुश्किलों और बड़ी फजहत के बाद इनसे मुलाकात हुई और बोला कि आज कुछ बातें की जाएं, कुछ सवाल जो मेरे जेहन में है वो पूछे जाएं। जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो बहुत सारे सवाल कमेंट के रूप में आते हैं। उनमें से कुछ हमने पिक किया है। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बढ़ते हुए प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो नोएडा एक्सटेंशन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कई सारे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। गौर का के दो नए प्रोजेक्ट्स हैं, गोदरेज का रेरा आ चुका है और आने वाले समय में शोभा जैसा ब्रांड भी आने वाला है। ऐसे में हम कुछ सवाल पूछेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमें उस सवाल के जो जवाब मिलेंगे सुनील चौधरी जी से, वो अच्छे होंगे। और मैं बताना चाहूंगा, माननीय सुनील चौधरी जी 22 साल से बैंक में थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये पेशे से इंजीनियर है। आजकल हर सफल व्यक्ति का जो मूलभूत जो बेस होता है वो इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद इन्होंने MBA किया 2001 बैच से, ISFI हैदराबाद से, और अब रियल एस्टेट में झंडे गाड़ रहे हैं। कंपनी है इन्वेस्ट एडवाइस, जो कमाल का काम कर रही है यहाँ से लेकर गुड़गांव तक। और लोग जानते कम है, लेकिन नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगे रियल एस्टेट बिजनेस में एज ऑफ नाउ। तो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने हमें समय दिया और हम कुछ सवाल पूछे आपसे। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि नोएडा एक्सटेंशन में आज का जो रेट है, आज के जो नए लॉन्च प्रोडक्ट है, एक कस्टमर के रूप में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या वो रेट आज के समय से जस्टिफाइड है, और अगर जस्टिफाइड है तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमें चूज करना चाहिए, कंसिडरिंग प्राइसिंग, कंसिडरिंग लोकेशन, और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे लिए बहुत फेवरेट है, दैट इज लोडिंग, है ना। लोडिंग आज के समय में रिटेल स्टोर, रिटेल शॉप जैसा हो गया है। हाँ। ऐसे में वो कौन से प्रोजेक्ट है जो हम पिक कर सकते हैं? सो आलोक जी, पहले मैं लाइक इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करेक्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट एडवाइज एज अ कंपनी सिर्फ दिल्ली NCR में नहीं है। वी आर देयर इन बैंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गोवा एंड दुबई। ये ब्रॉडली इंट्रोडक्शन है। अब मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन पे कि नोएडा एक्सटेंशन में जो करंट रेट चल रहा है वो कितना सस्टेनेबल है या कितना सही है। अब अगर आप लास्ट 2 लॉन्चेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, अभी नए लॉन्चेस जो गोदरेज आ गया है, उसके अलावा हमारे पास गोदरेज, पहले गौर एस्पायर सेंचुरियन पार्क गया है, फिर गौर एस्पायर अभी लीजर पार्क भी आ गया है। शोभा एक्सपेक्टेड है वेरी सून। देन इसके अलावा और हमारे पास 1-2 और लाइंड अप है आगे पीछे इसके, एस्टेक और एस एंड एवरीथिंग। सो इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट आई थिंक बिरला इज आल्सो कमिंग टू दिस नोएडा एक्सटेंशन ओनली। तो अभी हम ये सारों के प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखें तो CRC मेस्टा तो ऑलरेडी लॉन्च हो रखा है, तो 12.5-13 पे तो वो है। और अगर ऐसे में आपको गौर उसके एडजेसेंट बिल्कुल पास में ही आपको 9,500 9,375 में उन्होंने अपना गौर एस्पायर सेंचुरियन पार्क निकाला था, जो कि सोल्ड आउट हो गया 2 डेज में। उसमें लोगों को मैं बता रहा हूँ, आई टुक सम पीपल, यूनिट्स अवेलेबल नहीं थे। अब जो जिन्हों को वो यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो उनको नेक्स्ट जो गौर लीजर पार्क आया है,
उसमें अगर वो 9,750 में भी लॉन्च कर रहे हैं तो भाई देयर इज नो रीजन व्हाई आई शुड नॉट सेल। 10,000 से नीचे है ना रेट। वो वहीं पे अभी आप देखो यमुना एक्सप्रेस वे पे जो एस का एकर विले है, 100 एकड़ की टाउनशिप है जो, उसमें उन्होंने अपना अभी हाई राइज भी लॉन्च करा है। बहुत ज्यादा भी अनाउंसमेंट्स नहीं आई है, बट व्हाट आई नो इज 8,900 के आसपास का रेट वो उसमें ला रहे हैं। तो अगर 8,900 का रेट यमुना एक्सप्रेसवे पे ला रहे हैं तो 9,700 का रेट तो बहुत अच्छा रेट है। मतलब इस तरह समझो, इससे बेटर क्या रेट मिलेगा आपको, वो भी गौर चौक से हार्डली 1.5 किलोमीटर दूर। डी मार्ट तो एवरीबडी मस्ट हैव सीन, नो? डी मार्ट कहाँ है उस उधर, तो डी मार्ट के बैंक अपोजिट ये प्रोजेक्ट है लीजर पार्क वाला। आई एम जस्ट सेइंग कि इससे बेटर रेट मिलना मुश्किल है। गौर के कुछ नए प्रोडक्ट्स हाल फिलहाल, जैसे सेंचुरियन पार्क आया, फिर अभी लीजर जो पार्क आप बता रहे हैं जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये गौर के बैक टू बैक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। गौर एज अ ब्रांड कमाल का काम किया है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और लोगों को गौर में बहुत भरोसा है। गौर टाइम पे बनाकर डिलीवर कर देता है, तो इसमें कोई संदेह तो है नहीं। ऐसे में गौर के जो नए लॉन्च आ रहे हैं इसमें साइजेस बड़े बड़े हैं, तो वो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस बचता है जो थोड़े छोटे घर चाहिए, जिनको छोटे टिकट में साइज में चाहिए? ये लग्जरी सेगमेंट की तरफ मोस्टली जा रहा है। साइज 3 बीएचके 4 बीएचके के ऑप्शंस हैं, 2 बीएचके 1 बीएचके मार्केट से गायब हो गया। देखो अभी अगर आप आज से कोविड से प्री कोविड वाला टाइम देखो, तो उस टाइम में मार्केट थी, आई वाज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई वाज इन लेंडिंग बिजनेस। तो उस टाइम में अफोर्डेबल सेगमेंट एक सुपर फायर सेगमेंट कहलाता है। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप लगा लो, चाहे पिरामल लगा लो, आदित्य बिरला लगा लो या कोई और लगा लो, ये सब अफोर्डेबल की तरफ जा रहे थे। अभी अफोर्डेबल में कोई लॉन्चेस ही नहीं है ना। लाइक अफोर्डेबल में क्या लॉन्च रहा है? कोई लॉन्च नहीं, आ ही नहीं रहे। जब बिल्डर ही अफोर्डेबल में कोई लॉन्च नहीं करेंगे तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन सेल क्या करेंगे? देन वो दे विल मूव टू इनफॉर्मल सेगमेंट। सो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो कस्टमर्स अभी जो मार्केट मूव कर रही है वो काफी हद तक लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की तरफ मूव कर रही है, जिसमें एक पुराने टाइम में एक वैक्यूम था। क्यों? क्योंकि नोएडा या नोएडा एक्सप्रेस वे या एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा, इस तरफ देखोगे ना, जितने भी लॉन्चेस थे वो 2 बीएचके और 3 बीएचके वाले, जितने भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स हैं 2 बीएचके 3 बीएचके वाले हैं। स्टैंड अलोन 3 बीएचके और 4 बीएचके या फिर स्टैंड अलोन 4 बीएचके और 5 बीएचके वाले कितने प्रोजेक्ट्स हैं? तो नॉट एवरीबडी, जो कस्टमर थोड़ा सा स्टेटस सेंसिटिव है, जो कस्टमर्स थोड़ा सा कहता है कि यार मुझे थोड़े ढंग के अपने उसके स्टेटस के लोग में ही रहना है, ऐसे लोगों के लिए 3 बीएचके 4 बीएचके 3 बीएचके 2700 स्क्वायर फीट एस्पायर सेंचुरी में, अभी वो 2400 स्क्वायर फीट 2300 स्क्वायर फीट में आ रहा है इसमें। सो यू थिंक ऑफ इट कि ये साइज बड़े साइज है, अच्छे साइज है। मतलब पीपल वांट टू लिव इन सच हाउसेस जहाँ पे, अब अगर आप मुंबई से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली नहीं है, सो बट नॉर्थ के हिसाब से बहुत अच्छा साइज है। तो इस आई थिंक कि अगर कोई भी एक डिसेंट घर देख रहा है जिसको मतलब कि एक फैमिली के लिए, सिंगल फैमिली के लिए, मदर फादर साथ रह रहे हैं, खुद रह रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ गौर अगेन फॉर दिस पॉइंट, कि उन्होंने स्टडी जो साथ में या सर्वेंट कह लो, स्टडी प्लस जो भी दिया हुआ है, दैट इज 10/11। अब 10/11 में तो भाई मुंबई में पूरा घर बन जाता है, बेडरूम निकलता है उसमें। तो यहाँ पे वो स्टडी या सर्वेंट निकाल रहे हैं। भी होता है और उसमें अटैच बाथरूम दिया उन्होंने, टॉयलेट दिया हुआ है। तो टेक्निकली इट कैन बी यूज्ड एज अ बेडरूम फॉर किड मे बी, अगर छोटी स्टडी रूम के लिए या इस तरह का कोई स्टूडियो बना लीजिए, यस यस, अपना सेपरेट स्मॉल टाइम ऑफिस बना लिया आपने। अगर जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग, काफी लोग, उसका सेपरेट आपने वो ऑफिस बना लिया। तो कॉन्फ़िगरेशन मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है। तो सो सुनील सर, नोएडा एक्सटेंशन लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जो प्राइस इंक्रीज हुए, राइट, और ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नोएडा एक्सटेंशन का, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती गई और उसकी वजह से रेट्स बढ़ते गए, इसके पीछे का क्या रीजन है? व्हाट डू यू थिंक? See what I can understand is, जो मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि जब नोएडा एक्सटेंशन शुरू हुआ था, ग्रेटर नोएडा शुरू हुआ था, नोएडा वाज मेन सिटी, करेक्ट, दिल्ली एंड नोएडा वाज मेन सिटी, और इनों के एक्सटेंशन थे, तो यानी कि सिटी के बाहर वाली जगह है। तो जितना भी अफोर्डेबल सेगमेंट या जितना भी 2 बीएचके या जो आप कह दो कि जो लोग अफोर्डेबल घर ढूंढ रहे थे, वो लोग उस साइड एरिया में मूव हो गए। बट एज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज डेवलप्ड ओवर द टाइम, रोड्स अच्छे बन गए, आपका एक्सप्रेस वे इजिली आप 15 मिनट 20 मिनट में वहां पहुंच सकते हो, और आगे और रोड अच्छे बनते जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे उधर बन गया है,
इधर से नोएडा लिंक रोड निकल रहा है, NH24 आपके थोड़े से दूर रह गया है. So now metro has been launched. New metro extensions has been created. जो very soon they will come. So इन सब जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली अंडर करंट गवर्नमेंट जो लास्ट योगी जी ने गवर्नमेंट में जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके हिसाब से सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स भी आप कह लो हैज एडेड टू इट कि ऐसा नहीं नोएडा पहले से नोएडा नहीं था. नोएडा तो पहले से भी नोएडा था. अब जो कॉन्फिडेंस है लोगों का, जो इन्वेस्टर्स का कह लो या फिर जो बड़े बड़े लोग अब इन्वेस्ट करने लगे हैं, द कॉन्फिडेंस इज नाउ बिल्डिंग अप कि भाई मैं 5 करोड़ का 10 करोड़ का घर भी इस एरिया में ले सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी सेफ्टी है, यहाँ पे सिक्योरिटी, मैं आके कल को रह सकता हूँ उस एरिया में, जो पहले शायद थोड़ा सा डाउटफुल था. एक्सटेंशन मुझे लगता है कि जहां लग जाता है वो हमेशा शहर बड़ा होता है, दायरा Correct, है ना. correct. एक्सटेंशन मतलब स्टार्ट हुआ अफोर्डेबल से ही होता है. आप किसी भी शहर के एक्सटेंशन को उठा लीजिए, धीरे 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 वो एक्सटेंशन नहीं रहता. वो एक्सटेंशन तब तक एक्सटेंशन था जब तक खूब सारे लैंड पार्सल्स थे. अब कुछ लैंड पार्सल ही नहीं बचा, अब दायरा और बढ़ेगा आगे. अगर एक इन्वेस्टर की तरह से सोचा जाए, देखिए मार्केट में, आज नोएडा के मार्केट में नॉट एवरीवन इज एंड यूजर, राइट. बहुत सारे लोग और बड़ी संख्या में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. तो अगर मैं सब सिंपली अगर एक सवाल पूछूं कि नोएडा एक्सटेंशन में वो कौन से सेक्टर्स हैं या वो कौन सा एरिया है जहां के लॉन्चेज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, तो वो आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स हैं? देखो, एक्सटेंशन, टू टॉक अबाउट एक्सटेंशन, साउथ एक्सटेंशन भी एक जगह है अगर आपको मालूम, साउथ दिल्ली. करेक्ट. तो मेरा घर है साउथ एक्सटेंशन में, अभी हम नहीं वहाँ नहीं रहते हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि साउथ एक्सटेंशन एक टाइम में एक्सटेंशन था दिल्ली का. करेक्ट. आज दिल्ली मतलब कहाँ पहुंच गई है आप देखो. तो उसी तरीके से एक्सटेंशन, टू स्टार्ट विद एक्सटेंशन होता है, बट जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है तो वो सबसे वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड एक्सटेंशन बन जाता है. सो सिमिलरली इन नोएडा एक्सटेंशन, अभी टेक जोन 4 आप निकाल लो, टेक जोन 4 में ये 2 लॉन्च आ चुके हैं. इसके अलावा आप अवेलेबिलिटी देखो, उसके आसपास सब बन चुका है. उसके बीच में प्राइम लोकेशंस पे ये लॉन्च आए हैं. जो अपना नया वाला लॉन्च है लीजर पार्क ही लगा लो गौर का, या फिर आप कोई और भी जो अपना CRC मेस्टा है, या फिर न्यू सेक्टर 1 में है वो जो अपना सेक्टर 1 में है, देन सेक्टर 10 में और लॉन्चेस हैं. वो प्रॉब्ली थोड़े से अफोर्डेबल सेगमेंट के हैं, अभी इतने प्राइम सेगमेंट के नहीं है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो नए लॉन्चेस हैं वो इन एरियाज को एक प्रीमियम एरिया में धीरे धीरे डेवलप इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. और विद नाउ दिस न्यू मेट्रो लाइन एक्सपेक्टेड वेरी सून, जो आपको नॉलेज पार्क 5 तक लेके आ जाएगी, एक्वा मेट्रो लाइन जो है. एंड उसके बाद तो ये अप्रोचेबिलिटी इतनी ईजी हो जाएगी, आप 20 मिनट में भाई वहां पहुंच जाओगे नोएडा 18 में. सो देयर इज नो रीजन व्हाई पीपल शुड नॉट इन्वेस्ट हियर. एंड साथ में साथ तुम्हारे रोड का एक्सप्रेसवे रोड है. एक्सप्रेसवे रोड होने का मतलब डिस्टेंस डजंट मैटर. जब तुम्हारे रोड की लिमिट अलाउड 100 किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट. तो डिस्टेंस डजंट मैटर. तो आप 100 किलोमीटर हम लोग की जो स्पीड से दौड़ा सकते हैं. हम लोग जो बैट्स बनाते हैं, हाँ. जब लंबी दूरी होती है तो उसको बात मिनटों में करते हैं. हाँ, तो We वही don't- that's what I'm saying. किलोमीटर डजंट मैटर. Correct. इफ 100 किलोमीटर पर आवर इज अ स्पीड अलाउड, मतलब कि मैं कह रहा हूँ लॉ नहीं ब्रेक करना भाई, स्पीड Correct. लॉ के अंदर चलाना. तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कितना है, 30 किलोमीटर कितना 15 है, मिनट्स 20 15 मिनट्स मिनट्स 20 मिनट्स. करेक्ट. तो इसीलिए वो डिस्टेंस डजंट मैटर अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड. करेक्ट. आज वेव सिटी देख लीजिए, आज से 3-4 साल पहले जब ये दिल्ली 14 लेन एक्सप्रेसवे नहीं बना था, तो वेव सिटी में लोग जिन्होंने पैसा लगा दिया वो सर पकड़ के बैठे थे कि जाने भविष्य क्या होगा, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. हाँ. और यकीन मानिए, अगर जिन लोगों ने 15,000-18,000 रुपए गज के रेट पे लिया था, 7,500 8,000 वालों को भी मैं जानता हूँ, और आज 1.5 लाख 2 लाख रुपए का रेट चल रहा है सेक्टर 1 में. तो समय कब बदल जाए रियल एस्टेट में. मुझे लगता है रियल एस्टेट की सबसे खास बात क्या है, मतलब यू विल बी एबल टू रेट. आप बैंक्स में, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुझे लगता है रियल एस्टेट पोर्टफोलियो कभी लाल नहीं होता, हरा रहता है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन हो जाता है. लेकिन रियल एस्टेट की ये खूबसूरती है. देखो, और विद टाइम मुझे ये बात समझ में आ गई मार्केटिंग करते करते रियल एस्टेट में कि यार रियल एस्टेट, और मैं कई बार मार्केटिंग करते करते खुद इन्वेस्ट करने लगता हूँ. अभी मैंने हाल फिलहाल में कई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी जो मार्केटिंग करते करते मुझे अच्छा लगने लगा. तो आप ये देखो कि जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप चार्ट रेफर करते हैं. Correct. चार्ट ऊपर गिर गया, नीचे गया, ये हाँ. गया. आई एम सेइंग कि आप किस चार्ट को रेफर करोगे रियल एस्टेट के लिए. क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं. करेक्ट. सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भाई मेरे को सरदर्दी नहीं चाहिए हर रोज जाके चार्ट्स देखूं कौन सी चीज क्या ऊपर गई, अब मार्केट में क्या हो गया, अब अपना एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं,
अपने एफडीआई विड्रॉ हो गए, ये हो गए, कोई जंग छिड़ गई, कुछ हो गया, अटरम शटरम 10 दुनिया में क्या क्या हो गए। आई एम सेइंग कि मैं एक सिक्योर्ड इन्वेस्ट करके बैठना चाहता हूँ। 2 साल में नहीं आएगा रिटर्न, 3 साल में आ जाएगा, 3.5 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, पर मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस जीरो नहीं होगा। करेक्ट। 100 रुपए की प्रॉपर्टी मेरी 50 की नहीं हो सकती, जो कि आपकी शेयर मार्केट में होती है। होती है, So जीरो हो that's जाती है। so that's the only reason I always recommend कि भाई, while I always say कि your investment should be mix of various things। आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो, आप शॉर्ट टर्म के लिए रियल एस्टेट, इसमें क्या नाम है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करो, इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करो। जब शेयर मार्केट गिर रहा होता है तो गोल्ड बढ़ रहा होता टाइम है। पे वो ऊपर बढ़ रहा है, अगर शेयर मार्केट कमाओ, एग्जिट करना सीखो भाई। वो इन्वेस्टर हो ना, तो इन्वेस्टर की तरह बिहेव करो, उससे अटैचमेंट ना शेयर से ना प्रॉपर्टी से। So if you are an investor, you should not get attached with your property also। Investors अक्सर क्या करते हैं यार, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो मेरे से मिलने आते हैं, वो क्या कहेंगे यार, सर हम ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम रह लेंगे इसमें, वैसे तो इन्वेस्टमेंट के लिए डाल रहे हैं। भाई पहले क्लैरिटी, देयर आर 2 डिफरेंट बकेट्स, दिस इज इन्वेस्टर बकेट, दिस इज योर एंड यूजर बकेट। एंड यूजर में आप ये देख रहे हो कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगे, क्या क्या होगा, कल को मैं इस जगह रहूंगा तो मुझे क्या व्यू आएगा, क्या आएगा, सब कुछ आएगा, वेदर इट इज कन्वीनियंट फॉर मी टू ट्रेवल फ्रॉम माई ऑफिस, माई वाइफ ऑफिस एंड एवरीथिंग। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आप ये सोचो कि अगले 3 साल में, 2 साल में नॉर्थ इंडिया में या फिर अपने नॉर्थ में क्या चीज बेटर है जो महाराष्ट्र या कहीं और से बेटर है। महाराष्ट्र में आपका 10% में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हालांकि ग्रेटर नोएडा में भी हो जाएगा वो शुरू। तो बट आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट्स आपको ये अलाउ करती हैं कि आप प्रॉपर्टी में अपनी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे कराने से पहले, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो 6-7% का खर्चा करने से पहले आप एग्जिट कर सकते हो, which is a pure investor market। इन्वेस्टर बने हो तो इन्वेस्टर बनो ना भाई। फिर तो अगर एक इन्वेस्टर के लिहाज से सोचा जाए तो क्या उसको बेस्ट फेसिंग पीएलसी वाली यूनिट लेनी चाहिए या कम पीएलसी या नो पीएलसी वाली यूनिट चूज करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से क्या है, इन्वेस्टर को एग्जिट करना है, तो इन्वेस्टर को एग्जिट करने का सबसे पर्पस क्या है कि अगर आप सोचो जब इन्वेस्टर एग्जिट करेगा तो एंड यूजर आएगा। वाई लोन मार्केट, अगर आप, मैं अपने दूसरे एक्सपीरियंस को यूज करूं कि लोन अब जितने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में रियल एस्टेट जितना बूम किया है, उतना लोन, होम लोन्स वगैरह बूम साइमल्टेनियसली नहीं किया। क्यों? क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर्स है एंटरटेन द मार्केट जितने भी हो। पर अब जब इन्वेस्टर 2-3 साल की जब प्रॉपर्टी मैच्योर होती है, जब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आरओआई तुम्हारा आ रहा है कि भी नॉर्मल तुमने 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंट्री की थी, तुमने अभी तक 3,000-4,000 पे कर दिया और तुम्हारी मार्केट प्राइस प्रॉपर्टी की 3,000-4,000 रुपए बढ़ गई, तो आपने टेक्निकली अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 100% कमा लिया। तो आप एग्जिट करोगे। जब आप एग्जिट करोगे तो एंड यूजर एंटर करेगा। तो एंड यूजर जो एंटर करता है ना, वो होम लोन लेता है। कभी भी इन्वेस्टर होम लोन वगैरह लेके इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो इस पर्टिकुलर सीन में क्या है कि जो एंड यूजर मार्केट है वो अभी ड्राइव नहीं हो पा रही है, अब शुरू होगी वो। तो एंड यूजर कौन लेगा? जिसको अच्छा व्यू आएगा। एंड यूजर कौन लेगा कि मेरी 13 फ्लोर नहीं होनी चाहिए। एंड यूजर कौन लेगा कि भाई वास्तु से सही होना चाहिए। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो एज ए इन्वेस्टर, तो ये बेसिक चीजों का ध्यान करके करो ना, आपकी प्रॉपर्टी फास्ट मूव करेगी। मतलब एग्जिट करना आसान होगा अगर आप प्रीमियम यूनिट लेते हैं। करेक्ट। आप अभी ये सोचो कि मैं 2 पैसे बचा लूं और मतलब कि किसी कम पीएलसी वाली यूनिट उठा लूं, टेरेस की यूनिट उठा ली, फिर कल को कहोगे मेरी प्रॉपर्टी बिकनी है। भाई कैसे बिकेगी? तुमने वही कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, किसी को चाहिए ही नहीं वो प्रॉपर्टी। सो बेसिकली अ गुड इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी इज द वन जो हर कोई लेना चाहता है। करेक्ट। तो एज एन इन्वेस्टर यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट इन्वेंटरी, बेस्ट फेसिंग, बेस्ट इन्वेंटरी, बेस्ट साइज। करेक्ट। सो एक और इस पे दूसरा क्वेश्चन एक और है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एज एन इन्वेस्टर व्हिच इज द साइज, इन रेजिडेंशियल की बात करते हैं, 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK प्लस स्टडी, इन तीनों में से कौन सा चूज करना चाहिए? Which size is the preferred? ये है ना, बहुत कई लोग कहते हैं इसे रॉकेट साइंस है कि क्यों? क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हों में 3 BHK फास्ट मूव हो गया, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हों में 4 BHK 5 BHK फास्ट मूव हो गया। फॉर एग्जांपल जो उस प्रोजेक्ट में शॉर्टेज में है वो फास्ट मूव करेगा, नंबर्स यूनिट्स नंबर कम है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल आप गौर आइलैंड ले लो, आपकी 6011 की सिर्फ एक टावर है, 6011 स्क्वायर फीट की सिर्फ एक टावर है, वो लग्जरी है। अब उसमें जो इन्वेस्टर थे 90% टाइप या तो इन्वेस्टर हट गए, अब जो एंड यूजर आ गया उसको रहने के लिए चाहिए वो टावर,
लग्जरी है, वो 6000 स्क्वायर फीट की टावर लिए, सामने गोल्फ कोर्स है, मतलब कि कैमेलियाज ऑफ ग्रेटर नोएडा कह लो आप उसको। तो उसने जो ले लिया वो लग्जरी है उसके लिए, तो वो मतलब कि उसके इसी नाम पे सेल हुआ है। आप बिरला वो ले लो, अरिक ले लो, तो उसमें हाँ, तो उसमें भी आपका जो बड़ा वाला साइज था वो लिमिटेड यूनिट से, पर वो सबसे पहले से सोल्ड आउट हो गया। अब उसके लिए किसी के लिए बचा नहीं, उसके लिए क्योस हुआ है, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्योस। सो बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो यूनिट कम है, एमआर फॉर एग्जांपल, एमआर अर्बन एसेंट द्वारका एक्सप्रेसवे पे, करेक्ट, 3 बीएचके, मैंने लाइन इतनी बड़ी लगी कि रात सर्दियों के दिसंबर के आसपास उसका लॉन्च था, और दिसंबर में रात को 7 बजे से सुबह 9 बजे के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन सा बिका? 3 बीएचके। मैं खुद जानता हूँ कि एटलीस्ट मेरे जो 2-4 लोग थे उनको नहीं मिली वो यूनिट। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो यूनिट उस प्रोजेक्ट में कम है, चाहे वो 4 बीएचके है, 5 बीएचके है, और जिसका व्यू बेटर है, हमेशा ध्यान रखो, इसका व्यू बेटर है, वो फास्टर। मुझे तो ये समझ में आया कि 3 बीएचके शुड प्रेफर एज एन इन्वेस्टर। 3 बीएचके का एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन व्यूज एंड लाइक, अब जैसे नॉर्मल कोई भी लेगा, आप जा कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, कहोगे यार सनलाइट आती है, हाँ, इसका व्यू सामने कोई उसका स्लम वगैरह का व्यू तो नहीं है, कोई ऐसा व्यू तो नहीं है जिसकी वजह से मैं सुबह विंडो खोलना भी पसंद ना करूं मैं। तो दैट्स, ये 2-3 चीजें अगर आपने सेट कर ली हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 100% भागेगा। तो नोएडा एक्सटेंशन में अगर हम फिर से घूम के आते हैं वहीं पे कि नोएडा एक्सटेंशन में अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसमें 2 गॉर्स के मेजरली हैं जिसको लोग काफी पसंद कर रहे हैं, और हमारा अपना जो एक्सपीरियंस है, देखिए हमारा ये मानना है, हमारा अपना अनुभव है कि इस प्रोजेक्ट की लीड अच्छी आती है तो प्रोजेक्ट बिग बेचा जाता है। तो किसी ने बोला कि अच्छा लीड अच्छी आती है तो बिकने का क्या रेशियो है? भाई हम जो कैंपेन्स कर रहे हैं और उसको देख के लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, लीड्स जनरेट हो रही हैं, इसकी मतलब है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है उस रेट पे, उस लोकेशन पे, उस अमेनिटीज पे, उस प्राइस पे, है ना। और गौर एज अ ब्रांड नोएडा एक्सटेंशन में उतना अच्छा रिस्पॉन्स किसी ब्रांड पे हमने नहीं देखा है। तो गौर का तो होल्ड है, देयर इज नो डाउट कि गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गौर्स को लोग पसंद करते हैं। और क्यों पसंद करते हैं ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या ऐसा है कि गौर को गौर एज अ ब्रांड लोग पसंद करते हैं? आप ये देखो, आधा नोएडा एक्सटेंशन गौर ने बसाया हुआ है, सच, ये सच है। बट उस टाइम में जो गौर एक्सटेंशन में था वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में गौर था, बट देयर आर वेरी फ्यू बिल्डर्स, अगर आप देखो, हु हैव ट्रांजिशनड देमसेल्फ फ्रॉम अफोर्डेबल प्लेयर और अफोर्डेबल बिल्डर टू अ प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट बिल्डर। गौर इज वन ऑफ देम, और ये स्टेटमेंट उन्होंने बहुत स्ट्रांगली जो सेट करी वो गौर आइलैंड से सेट कर दी। गौर आइलैंड में जो उन्होंने लॉन्च करा वो जो सेगमेंट था, फेज 1, फेज 2, उसके बाद लेगेसी आया, सब आया, तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो उन्होंने जो सेट किया वो उससे बेटर, मतलब कि अपनी पोजीशनिंग जो होती है ना वो उससे सेट हो गई। गौर सिटी से निकल और गौर लेगेसी तक का सफर। हाँ, सो जस्ट व्हाट आई एम सेइंग कि वो पोजीशनिंग जो करेक्ट हुई थी वो वहां करेक्ट हो गई। अभी भी कई बार कोई लोग मिलते हैं, यार पुराने गौर का वो है जिसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है हमारा। मैं उनको बोलता हूँ, भाई साहब, जब आपने कोई 4,000 रुपए स्क्वायर फीट पे जगह खरीदी है और वो अफोर्डेबल सेगमेंट है, एक फ्लोर पे इतने छोटे एरिया में इतने फ्लैट हैं, 2 बीएचके फ्लैट हैं, वो जितना मीठा डालोगे उतना ही तो मीठा होगा ना भाई। तो भी तो हाई डेंसिटी 9-10 हजार रुपए के रेट पे ट्रेड हो रहा है गौर सिटी। हाँ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो तो इसलिए कि मार्केट ओवरऑल वहां आ गई है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको कोई शिकायत है तो शिकायत वो लाजमी है, क्योंकि उसमें जब अफोर्डेबल कोई बनाएगा तो उसको 4,000 रुपए में डिलीवरी देनी है भाई। सर उस समय की डिमांड ही वही थी। आज से 10-15 साल पहले जो लग्जरी था और आज जो लग्जरी का परिभाषा है काफी बदल गई है। सही बात है। और अभी तो नया ब्रांडेड रेजिडेंशियल का कॉन्सेप्ट आ गया है, और जैसे कि आपने वेस्ट 360 है आपका मुंबई में, जो ओबराइज का है, जिसको ओबराइज आल्सो कमिंग टू हाँ, आई हर्ड। और ये बिरला में मुझे अभी पता चला, आपकी बातों से पता चला कि बिरला इज कमिंग इन नोएडा एक्सटेंशन। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। I will be using in my videos. I will let people know that Birla is also coming. बहुत सारे लोग वेट करेंगे बिरला का। Yeah, for sure. Well, Noida Extension has become very famous. शोभा आ रहा है, गोदरेज आ गया, बिरला आ रहा है, सारे बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में। देखो इसका रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप प्लान सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो,
फॉर एग्जांपल एक सिंपल बहुत छोटी चीज कंपेयर करते हैं जो हमेशा लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, वो है बारिशों में पानी भरना। आप पूरे नोएडा घूम लो और पूरे गुड़गांव घूम लो, So, तो नोएडा में कम है, नहीं गुड़गांव है। में क्या था, गुड़गांव में सिटी डेवलप करी है बिल्डर्स ने। फॉर एग्जांपल अगर आप डीएलएफ के एरिया में घूमोगे आपको बेटर फीलिंग आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, बिकॉज वो पूरी कम्युनिटी डेवलप करते हैं, वो पूरा एरिया डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल गुड़गांव डीएलएफ अभी मुंबई लॉन्च कर रहा है, 20 एकड़ का लैंड पार्सल है, ये वो अटरम शटरम पूरा आसपास पूरा बना के कर रहे हैं। अंधेरी वेस्ट। हाँ, अंधेरी वेस्ट में पूरा मतलब पूरा ताम झाम जमा के लॉन्च करेंगे, वो ऐसा अपना नाम खराब नहीं करेंगे। लेकिन हम हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको लेके बहुत अच्छा रिस्पांस डीएलएफ अंधेरी वेस्ट का अभी नहीं मिल रहा है। उसका रीजन है कि उसके एग्जैक्टली एडजेसेंट एक स्लम है जिसका व्यू, मैं मुंबई बहुत रहा हूँ और मेरी कंपनी पुरानी वाली जहाँ मैं काम करता था वो मुंबई बेस्ड है। सो वहाँ का जिससे मैंने डिस्कस किया उनका काफी हद तक ये था कि यार उसका व्यू ठीक नहीं है, उसका आसपास स्लम है, ये है वो है। तो अभी वो आई एम नॉट श्योर उन्होंने लॉन्च भी नहीं करा है क्या है, बट दे आर ट्राइंग टू डेवलप 20 एकड़ एज अ होल कि भी आप उसके अंदर चले गए ना तो आप समझो आप स्वर्ग में आ गए वैसा। तो डीएलएफ बेसिकली कम्युनिटी डेवलप करता है। करेक्ट। एमआर अगर आप दुबई में देखेंगे तो कम्युनिटी डेवलप करता है, तो सिमिलर सेगमेंट है उधर। बट जो बाकी बिल्डर्स हैं वो तो उस रोड पे ही है ना जहाँ पानी भरता है भाई। करेक्ट। तो गुड़गांव एज अ होल अगर आप कंपेयर करो नोएडा एक्सटेंशन है नोएडा से, तो इट्स अ वेरी प्लान्ड सिटी। नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड। नोएडा कैसे बना, अगर इसके थोड़ा इतिहास देखेंगे तो संजय गांधी की भूमिका बड़ी अहम आएगी। और बड़ी एग्रेसिव और अप्रोच के साथ उन्होंने इसका टेक्निकली नोएडा वाज मेड इन 2 days। करेक्ट। तो 2 दिन में नोएडा, संजय गांधी ने बोला था कि नोएडा चाहिए, और वो खट्टर साहब अपने जगदीश खट्टर साहब आए। all those people who are living in Noida, you know, they should be very thankful to संजय गांधी। इतिहास में ये बात हो गई है, कम लोगों को पता होगा कि संजय गांधी की क्या भूमिका रही है नोएडा को प्लान करने में। देखो एक्चुअली तो नोएडा को उन्होंने सोचा था कि दिल्ली का गंद वहां शिफ्ट करते हैं। सच्चाई यही है कि जितनी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी होती कि उनको नोएडा यमुना के उस तरफ शिफ्ट कर दो, इसके लिए अलग एक इंडस्ट्रियल जोन बनाओ। तो नोएडा तो इंडस्ट्रियल जोन था टेक्निकली, तो जो शुरू हुआ था, फिर जब वो लोग बाग आके वहां रहे, ये हुआ सब कुछ डेवलप हो गया ओवरऑल। भले आज दिल्ली से इवेंचुअली जो है आज दिल्ली से लोग निकल के नोएडा रहने आ रहे हैं। दैट्स करेक्ट। बट इनिशियली तो यही सोच के बनाया गया था कि दिल्ली की सारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जितनी भी वो हैं यूनिट्स हैं उनको दिल्ली से बाहर मूव करो, यमुना से बाहर ले जाओ। सर नोएडा एक्सटेंशन में फिर हम आते हैं, क्योंकि हमारा पूरा टॉपिक नोएडा एक्सटेंशन का है और बहुत सारे सवाल, बहुत सारे न्यू लॉन्चेज हैं। अगर नोएडा एक्सटेंशन में आज कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे गौर की प्रॉपर्टी है, राइट, लेट्स बी स्पेसिफिक, जो भी गौर का नया प्रोजेक्ट आया, आज मैं अगर एज ए इन्वेस्टर 3 BHK की अच्छी प्रीमियम फेसिंग की यूनिट लेता हूँ, तो अगले 3 से 5 साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? देखो इसको आप ना 2 तरीके से पैक कर सकते हो अपने उसमें कि भी मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो पैकिंग है वो है कि भाई आस-पास क्या रेट ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है या न्यू लॉन्चेस किस रेट पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल गोदरेज इज सेइंग 14, 15, 16,000 17,000 they are asking to promote in on 17,000। अगर गोदरेज मान लो 13 पे भी लॉन्च होता है, 14 पे भी लॉन्च होता है, लेट्स से व्हाटएवर इट इज, तो ये तो भाई 9,750 पे है उसी एरिया में। सो बेसिक सीआरसी मेस्टा 13,000 पे है ऑलरेडी वहाँ, और मैं आपको कम से कम 3 गिना दूं जो 12,000 से 13,000 की रेंज में ऑलरेडी है वहाँ ट्रेड कर रहे हैं। और मुझे लगता है प्रोडक्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि गौर ने जो पहले बनाया है, चाहे सौंदर्यम हो, गौर प्लेटिनम टावर्स हो, कमाल के बने हैं, अच्छा बने हैं। और ये प्रोजेक्ट दे आर सेइंग कि हम 3 साल के अंदर डिलीवर कर देंगे। टाइम्स 4 का बता रहे हैं, बट 3 साल में हम डिलीवर कर देंगे। अच्छा, इन दोनों प्रोडक्ट्स में ये बहुत एडवर्टाइज किया गया, हमने भी बहुत किया गौर्स में, कि 22% की लोडिंग है, राइट। सो दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग, राइट। आज के समय में जब 45 से 55% तक की लोडिंग रेजिडेंशियल में आने लगा है, जो आमतौर पे आपको ऑफिस स्पेस में, रिटेल में मिलता है, ऐसे में रेजिडेंशियल में 22% की लोडिंग होना अपने आप में आपको 22%, और अगर आप 42 मान लें तो कम से कम 20% एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रहा है। और उसको अगर आप कंपेयर करें, है ना, क्योंकि गोदरेज या जो भी बनाएंगे सब 40-45% की लोडिंग होगी, करेक्ट, और उसके मुकाबले 22% का लोडिंग यहाँ पे होना, तो ये लोग इस चीज को कितना समझ रहे हैं? सिंपल, आप समझने वाला आदमी इस तरह से समझ ले कि भाई एक तो मैं कम रेट पे ले रहा हूँ और ज्यादा एरिया एंड यूजेबल एरिया मेरे को ज्यादा मिल रहा है। वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, वैल्यू फॉर मनी है। कोई भी 60-65% तो आजकल आप स्टैंडर्ड है, मतलब कि अगर कोई भी रेरा आता है तो आप कोई भी उठा के देख लो, मैं कह रहा हूँ अक्रॉस, चाहे गुड़गांव में देख लो, आप
कहीं भी देख लो, दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड एफिशिएंसी या लोडिंग क्या है, वो ये है कि भी सुपर और जो एंड यूजेबल एरिया में कितना डिफरेंस है, मतलब सुपर एरिया इसमें कितना सेल कर रहे हैं। तीन स्टेप आता है। पहला हाँ, सुपर एरिया, बालकनी। दूसरा आता है कारपेट एरिया। हाँ, कारपेट एरिया में बालकनी नहीं होता, हाँ, और जब बालकनी आप ऐड कर दो तो कारपेट वो आपका बिल्टअप एरिया हो जाता नेट है। यूजेबल एरिया हाँ, होता नेट यूजेबल एरिया। है। हाँ, बालकनी शुड नॉट बी ऐड। बालकनी हाँ, कितने लोग यूज करते हैं? हाँ, बट ये जो बालकनी वाला कॉन्सेप्ट है ना, देखो ये अपने नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट दिखा दूँ जो इनफैक्ट आई नो मेनी फ्रेंड हू लिविंग इन मुंबई, मैं कितनों को जानता हूँ, वो बालकनी है ही नहीं घरों में, दे आर हैप्पी, उनको पता भी नहीं है सर बालकनी में उनको तो रहने का क्या मजा है। उनको तो यहाँ आके आप गौर सिटी में ले जाइए, हुँ, ये उनको बहुत स्पेसियस और बहुत आनंद आएगा उनको यहाँ पे। मुंबई के लोगों के लिए, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुंबई में जो फ्लैट्स होते हैं और जो लोग रहते हैं, मैं कई बार गया हूँ और मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। और रुस्तम जी's हाँ, one of the event, I'll be there in Mumbai। मेनी न्यू लॉन्चेस आर कमिंग ऑफ हाँ, तो रुस्तम जी। लाइक 8th को 9th को 10th को मैं कुछ मुंबई में प्लॉटेड डेवलपमेंट भी आ रहा है। डेफिनेटली। तो पर आई एम जस्ट सेइंग कि विद नो लाइक नथिंग बैड अगेंस्ट मुंबई, बट द पॉइंट इज कि वहाँ लैंड स्पेस कम है, एरिया कम है, तो लोगों को वैल्यू पता है। हमारे यहाँ हमारी सिटी चारों तरफ बढ़ सकती है, हम नोएडा एक्सटेंशन बढ़ा सकते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे जा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस में तो इतनी लैंड है, पूरी मुंबई बस जाए आके यहाँ। करेक्ट, इतना स्पेस है, यहाँ से लेके आगरा तक बस जाए, जगह की कमी तो नहीं तभी है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमारे पास स्पेस है तो हम स्पेशियस अपार्टमेंट बनाते हैं ना, Correct. इसीलिए स्पेशियस अपार्टमेंट बन रहे हैं। बालकनीज जो इतनी सुंदर निकल रही हैं, फॉर एग्जांपल आप इसी प्रोजेक्ट के ले लो गौर की, जिसमें आपकी आइकॉनिक टावर है, उसकी बालकनी देखो साला, कितना स्पेशियस बालकनी, पूरा गोल बना के, माहौल बना के और एस्पायर में तो ग्रेटर नोएडा का सबसे लंबा टावर बनने वाला है, आइकॉनिक टावर। हाँ, बट आइकॉनिक टावर की इन्वेंटरी बची है, सब सोल्ड आउट हो गई। पुराने वाले की तो मैंने लाइक आई वाज देयर व्हेन दिस, कि लोग मांग रहे हैं यार कुछ मुझे 15 पे दे दो, 15 में नहीं है 18 में मिलेगा, वही है बस अवेलेबल, इट वाज इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये जो नया ब्लेजर पार्क है, इसमें कितने टावर्स हैं आइकॉनिक? टोटल 7 टावर हैं, जिसमें 6 नॉर्मल टावर हैं, एक एक आइकॉनिक है, तो टोटल 7 टावर्स हैं। उसका रेट है 10,750 का। हाँ, जो इसका है आइकॉनिक का, आइकॉनिक का वो है, और नॉर्मल वाले का इसमें जीएसटी भी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, लोडिंग कम है। लोडिंग कम है, तो मतलब आपके लिए तो वैल्यू फॉर मनी हो गया ना। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए तो मेरे ख्याल से आंख मीच के डालो। और ये वाला ऑफ कोर्स गौर एस्पायर सेंचुरियन इज ऑलरेडी सोल्ड आउट, तो उसके मैं बहुत ज्यादा वो नहीं बोलूंगा, बट इसकी लोकेशन अगर आप देख लोगे, डी मार्ट तो हर किसी ने देखा होगा यार नोएडा एक्सटेंशन में, तो बैंक अपोजिट है। एक तरफ 45 मीटर रोड पे आपका गोल्डन आई मॉल है, दूसरी तरफ आपके 60 मीटर वाइड रोड पे आपका डी मार्ट है अपोजिट। इससे बढ़िया लोकेशन आपको क्या हो? आसपास में बहुत सारे स्कूल्स हैं, रायन इंटरनेशनल है, ये है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से ये वेरी फ्यू लैंड पार्सल्स अवेलेबल इन दैट एरिया, जो कि आसपास सब कुछ बस चुका है, आसपास बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, सब कुछ हो गया। इट्स नॉट लाइक कि आप सिटी से बाहर जाके कहीं बस रहे हो, दूर जाके आपने कुछ बना लिया है, कोई नई लैंड पार्सल बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे कुछ बन रहा है, तो आप एक बार को कह सकते हो कि अभी सिटी से बाहर है, बट वो भी जेवर आने के बाद वो सेंटर ऑफ सिटी मूव हो जाएगा ना भाई वहां पे। सेंटर ऑफ सिटी फिर नोएडा नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ सिटी विल बिकम नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, या फिर यमुना एक्सप्रेसवे। तो सर जेवर एयरपोर्ट बनने से मुझे लगता है कि एक बार और एप्रिसिएशन एक्सटेंशन में देखने को मिलेगा जब जेवर एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। मतलब आपका क्या टेक है इस पे? मेरा ये टेक है कि जो भी आज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं पे भी कभी भी करता है, ही शुड फोकस एंड ही शुड फोरसी, स्पेशली द इन्वेस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ एंड यूजर को तो घर में रहना है, तो फॉर अ एंड यूजर हाउस इज अ लायबिलिटी एंड इट्स एन ऑब्लिगेशन, सो तो अर्निंग एसेट नहीं है। सो एंड यूजर के लिए अर्निंग एसेट है। अर्निंग एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक इन्वेस्टर देखे तो उसको आज से 4 साल बाद कैसा दिखेगा एरिया, तो 4 साल आपका नोएडा जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट, वो ऑपरेशन होगा, फुल फ्लेज ऑपरेशन होगा, तो लोग वहां रहना चाहेंगे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उस साइड मूव होनी शुरू हो जाएगी आपकी, आधे से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो होंगी उस साइड मूव हो जाएंगी, लोगों के रहने काम करने के वहाँ नए एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे। तो जो अभी हमें लगता है कि हम अपना जो पॉइंट व्यू पॉइंट है वो हम काफी ज्यादा दिल्ली से या नोएडा से लिंक करके चलते हैं इस साइड पे, तो हमें लगता है यार जेवर कितनी दूर है। करेक्ट। पर जब तुम वो सेंटर ऑफ सिटी तुम्हारी उस साइड मूव हो जाएगी, तो जेवर से ही ओरिजिनेट हो रही होगी। करेक्ट। तो फिर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे तो आपको सेंटर में आ गया ना, बिल्कुल। अभी भी एक्सटेंशन से कोई 40-50 मिनट्स का ड्राइव है।
हाँ, और अगर आप सही में आईने में देखो, जो नोएडा एक्सटेंशन जा चुके हैं, दे नो हाउ डेंसली पॉपुलेटेड इट इज यार। वहाँ Correct. कितना जैम लगता है, बीबी गौर चौक पे अगर आप जाके देखो कितनी भीड़ है, यानी कि लोग ऑलरेडी उस लोकेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक और एस्पेक्ट है जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। रेंटल इधर बीच काफी बड़ा है। मैं अगर गौर सिटी की बात कर लूं, मेरे ऑफिस में बहुत सारे लड़के हैं जो गौर सिटी में रहते हैं, हाँ जी। कम से कम 6-8 होंगे, या कुछ ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार गौर सिटी में रहते हैं। गौर सिटी में 2 BHK का आज का रेंट 25,000 रुपए के आसपास है। तो अगर किसी ने 50 लाख रुपए भी लिया होगा ना, 6% का आरओआई निकल रहा है उसका। अब देखो आरओआई तो हालांकि तो कैलकुलेशन, अगर उसको ध्यान में रखते हुए हम्म, ये जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारे लोग हैं ना जिनको आरओआई से ज्यादा रेंटल प्यारा होता है। तो अगर कोई ऐसा है कि ही डजंट केयर अबाउट कि ठीक है अप्रिशिएट होगा, रेंटल क्या मिल सकता है। तो अगर मान लीजिए आज कोई 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का 3 BHK 2300 स्क्वायर फीट का जैसा आप बता रहे हैं, अगर एक ले लेता है 9,750 के रेट पे, तो क्या रेंटल एक्सपेक्ट कर सकता है। सी मैं इसको दो तरीके से आंसर करता हूँ। एक तो एज अ रियल एस्टेट रियल्टर, एक की भी मैं खुद भी, मेरी काफी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, साउथ एक्सटेंशन वगैरह इधर उधर काफी जगह, डिफेंस कॉलोनी में इधर उधर। तो आई जो रेंटल है, रेंटल तुम्हें एक सस्टेन कंसिस्टेंट इनकम देता है, जिसे आप पैसिव इनकम कहते हैं। कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो साला तुम्हारा घर चलेगा ही चलेगा। तो रेंटल इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट। तो इसीलिए आपका एजेंडा ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आप एप्रिसिएशन पे कमाना चाहते हैं या आप एक कंसिस्टेंट पैसिव इनकम चाहते हैं। दोनों अलग अलग एजेंडाज है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। अभी क्या है कि रेंटल रिटर्न जो आपने बताया जैसे गौर सिटी का, आई एम श्योर दैट गाय मस्ट हैव बॉट, उसने जब प्रॉपर्टी खरीदी होगी वो आज से 8 साल 6 साल 10 साल पहले या मिनिमम 4-5 साल पहले तो 2017-18 हाँ, 5-7 साल पहले तो खरीदी है। तो टेक्निकली आरओआई आज की प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। करेक्ट। तो आज की प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से जो मुझे 80 मालूम है, 80-90 लाख का हाँ होना तो 2 BHK। हाँ, तो आज की रेंटल रिटर्न के हिसाब से ना 3 से 3.5% का रेंटल रिटर्न है, जो कि बहुत एग्रेसिव, बहुत अच्छा रेंटल रिटर्न है। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में आपको 2 से 3% का रेंटल रिटर्न मिलता है। मतलब रफली अगर 2 करोड़ 23 लाख या 40 लाख रुपए का अगर एक कोई 2300 स्क्वायर फीट का ले ले, तो व्हाट यू आर सेइंग कि 50-60 हजार रुपए महीना रेंटल आराम से आएगा, इससे ज्यादा भी आएगा, क्योंकि 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। और फुली फर्निश्ड होगा तो और ज्यादा आएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नो। Correct. उस टाइम में उसकी कीमत 2.5 करोड़ नहीं होगी, उस वक्त में उसकी कीमत 3.5-4 करोड़, 4 रेंटल करोड़ बढ़े हैं तो काफी 4 बढ़े। करोड़ का 3% आप लगा लो। करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ 80 से 80,000 70-80 हजार के आसपास का रेंट होगा। मतलब कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मंथली रेंटल इनकम चाहिए, परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको यहाँ पे इसलिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि आपको 3% का रेंटल और कम से कम 8 से 10% का कैपिटल एप्रिसिएशन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि गुड़गांव में आई विल नॉट नेम अ बैंक, रिसेंटली अ बैंक हैज साइन LOI, लेटर ऑफ इंटेंट दिया अपना। उसमें जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तो सेलर इज सेइंग कि मेरा बैंक के साथ LOI साइन हो गया, वो बैंक अपना काम वाम सेटअप करना शुरू कर दिया ऑलरेडी, मतलब जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है इंटरनली वो बनाना शुरू कर दिया रेंट पे। मैंने कहा कितने पे सेल करना है आपने, बिकॉज आई हैड एन इन्वेस्टर हु वाज विलिंग टू बाय इट। तो वो इज सेइंग कि ये मुझे 4 से 4%, 4.1% से मैं कम नीचे नहीं लूंगा। मैंने कहा भाई इतने पे 4% सिर्फ रेंटल रिटर्न मिल रहा है आपको कमर्शियल में, तो 3% 3.5% हमारा नोएडा एक्सटेंशन बुरा है क्या? सही बात। रेजिडेंशियल में करेक्ट। जस्ट थिंक ऑफ इट, कमर्शियल में विद बेस्ट रेट आप पे कर रहे हो, रिटेल वाला रेट है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, मॉल में फ्रंट, जहाँ पे बैंक अपना खोल रहा है, तो बैंक खोल रहा है और सिर्फ 4% का रेंटल रिटर्न मिल But रहा है। bank is known for paying less than the correct market. correct, you're right in that way, Because bank will also give you stability, right? या कोई पर दुकान आज 9 ईयर का आपको वो Lease, मिलेगा। हाँ। हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग स्टिल कि जो लीज रेंट आप इसमें साइन करते हो रेजिडेंशियल में, वो भी आपके डिसेंट लॉन्ग टर्म के साइन हो जाते हैं, बेर मिनिमम 3 साल का तो कर ही लेते हैं। अच्छा। तो अगर 3 ईयर में भी आपको मान लो 5% टू 10% एनुअल इंक्रीमेंट भी साथ में मिल रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टी जितनी अप्रिशिएट हो रही है उसके रिवर्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रेंटल भी तो उतना बढ़ गया ना। अगर आपको कोई भी जो आपका टेनेंट है वो कह रहा है कि मैं 10% एप्रिसिएशन आपको एनुअली दूंगा, 10 नहीं देता है 5 दे देगा, तो आपकी प्रॉपर्टी भी तो इनडायरेक्टली इतनी एप्रिशिएट होगी ऑटोमेटिकली अगर आप रेंटल से रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग कि भी
आपका घर कितना अप्रिशिएट हो गया साल में? सो अगर एक इन्वेस्टर हम्म, या एक एंड यूजर हम्म, नोएडा एक्सटेंशन में कुछ देख रहा हो, 2 करोड़ या उससे ज्यादा का बजट हो, है ना, और एज ऑफ नाउ उसको अगर अच्छी फेसिंग वाली इन्वेंटरी मिल जाए तो गौर के इस न्यू लॉन्च में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस मैं इज आलोक इससे भी और बेटर तरीके से बोलता हूँ उसको, जी कि उसका बजट कितने का है वो मैटर नहीं करता। सबसे पहली बात कि उसको ये देखना चाहिए कि बिकॉज़ आई एम अ बैंकर आल्सो, मैं मॉर्गेज इतने साल करा है ज़िंदगी करेक्ट भर, तो मैं करेक्ट मॉर्गेज बिज़नेस को सही से सलीके से समझता हूँ। तो उसको जो ये देखना चाहिए कि मेरे पास अभी देने के लिए 10 टू 20% मार्जिन मनी है या नहीं है। दूसरा, क्या मेरी सैलरी इतनी है कि अगले 4 साल में इतनी होगी, या मेरी इनकम चाहे सैलरी हो या इनकम बिजनेस हो, हो बिज़नेस हो, वो इतनी है कि मैं आई कैन अफोर्ड ईएमआई हो मे बी 1 टू 2 लाख रुपीज़ इन अ मंथली। मंथ। करेक्ट तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता, अभी 2 करोड़ जेब में है, 3 करोड़ जेब में है, नहीं है। बिकॉज़ शुरू के जब आप लोन लेते हैं, शुरू में तो आपकी प्री ईएमआई जाएगी ना भाई, करेक्ट आपकी तो फुल ईएमआई तो नहीं जाने वाली। करेक्ट जो ट्रांच डिस्बर्सल्स होते हैं, जैसे करेक्ट ये दोनों प्रोजेक्ट गौर के जो जैसे हैं, डिमांड आएगी हाँ, और ये उतना। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान हाँ पे है ना, करेक्ट तो अगर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे है तो आपकी कंसिस्टेंटली हर 3 महीने में एक ट्रांच जानी है, 5% की, 7% की ट्रांच जानी जानी है। तो अगर उस 7% की, 5% की ट्रांच जानी है, तो आपको सिर्फ प्री ईएमआई पे करनी है। प्री ईएमआई का मतलब होता है ओनली इंटरेस्ट, यू डोंट हैव टू पे कंप्लीट ईएमआई की। कई लोग क्या सोचते हैं, यार मैं 2 करोड़ का लोन ले लूँगा, तो मेरी 2 लाख की तो महीने की ईएमआई जानी शुरू हो जाएगी। भाई 2 लाख की महीने की ईएमआई आपकी आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जाएगी। जब तो उसमें देयर इज़ अ लीवरेज दैट यू कैन प्ले ऑन। बोरोड मनी पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस इवन जो ढंग के इन्वेस्टर हैं, स्पेशली सैलरीड इन्वेस्टर जिन्हों को मैं बोल सकता हूँ, जिन्हों की डिसेंट सैलरी है। अब उन्हों की जेब में इमीडिएटली इतना पैसा नहीं है, बट उन्हें पता है हर महीने मेरी सैलरी तो आनी है ना यार, तो यू कैन करेक्ट प्ले ऑन दैट बोरोड लीवरेज। आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या है? आपने इंटरेस्ट पे करा है, जो इंटरेस्ट पे करा उससे ज़्यादा अगर आपकी एप्रिसिएशन आ रही है, तो यू कैन वेरी वेल प्ले ऑन लीवरेज। तो अदरवाइज़ तो सो ये है कि आपका जितना पोर्शन आप प्रिंसिपल तो पे ही नहीं कर रहे ना, आप तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो। प्री ईएमआई क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। है, तो आपने इंटरेस्ट पे वो भी किया वो है, अमाउंट है जितना डिस्पर्स हो चुका है। डिसबर्स हो चुका है। तो आप जब फुल कंप्लीट डिसबर्सल हो जाएगा, तब आपकी कंप्लीट ईएमआई शुरू होएगी, जो आज से 4 साल बाद शुरू होगी। उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जिट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से डुएबल है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि 2-3 साल में साला 3 साल 3 क्या नाम है, 3000 4000 तो बढ़ ही जाएगा। तो 3000 4000 बढ़ जाएगा, तो आपने जब तक इतना ही सर 4-5 हज़ार रुपए आज दिया होगा। आज एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जो 13-14 हजार के रेट की डिमांड आ रही है। हुँ, अगर गौर 17 हजार कह रहा है तो 14 से कम में लॉन्च नहीं करेगा, हुँ। है ना, और 14 में अगर आज लॉन्च कर रहा है तो अगले 4 साल में क्या जो रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट्स होंगे, लग्जरी होंगे, अच्छे होंगे, क्या उनका 14 हजार का रेट नहीं होगा? तो मेरे हिसाब इसमें से कोई संदेह नहीं है। इसमें मतलब कि जो अ, इस इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा है, रियल एस्टेट को फॉलो कर रहा है, जो नोएडा एक्सटेंशन की डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी मेट्रो लाइन, लेट्स से दैट वे, वी हैव करेक्ट। नॉट टॉक्ड अबाउट इट, मैं हम्म, उसके बारे में बात कर लेता हूँ, हम्म, कि आपकी मेट्रो लाइन नोएडा से शुरू हो रही है, नॉलेज पार्क 5 तक जा रही है। आपका बॉटनिकल गार्डन वाला जो है एक्सटेंशन होके वो 142 में जुड़ रहा है। ये डेवलपमेंट्स बहुत क्रूशियल डेवलपमेंट्स हैं। करेक्ट। आपके न्यू रोड इतने सारे बन रहे हैं। मतलब ऐसे एक्सप्रेसवे वगैरह जो आपको कनेक्ट करेंगे, आपको मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेंगे, आपको इधर NH24 से कनेक्ट करेंगे। सो दीज आर वेरी गुड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इनके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो ये एरिया आपका ऑटोमेटिकली, जेवर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। करेक्ट। जेवर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो ये जब सारा एरिया आज से 4 साल बाद आपको डेवलप्ड दिखेगा, ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, तो थिंक ऑफ इट एंड ट्राई टू एक बार सोच के देखो आज से 4 साल आगे। बिकॉज़ इन्वेस्टर का काम ये है कि भाई मुझे आज जो दिख रहा है वो उसके बेस पे इन्वेस्ट नहीं करना। मुझे आज से 5 साल बाद क्या कन्फर्म्ड होगा उसके बेस पे इन्वेस्ट करना है। करेक्ट। दूसरा, बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट के लिए एजेंडा होना चाहिए कि मैं एक अच्छे बिल्डर के साथ इन्वेस्ट करूँ, जो कि मतलब कि रेप्यूटेड बिल्डर है, कल को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। एंड आई डोंट नो एनीथिंग जो गौर ने कोई प्रोजेक्ट बीच में लटका के छोड़ा हुआ हो या डिले कर रहे हो या ऐसा कुछ हो। ये बड़ी वजह है ना, तभी बहुत तो लोग इतना इंपॉर्टेंट है। भरोसा करते तो हैं। आप 2 पैसे एक्स्ट्रा भी किसी ऐसे बिल्डर में दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ इवन गोदरेज फॉर इंस्टेंस, लेट्स से शोभा, लेट्स से जो है, सो ये सारे बिल्डर ऐसे हैं जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और तो मैं अच्छे कह से रहा हूँ हो बनाएंगे। सकता है आपको एप्रिसिएशन 100 के ऊपर 150 ना मिले, लेट्स से दैट वे, 50 आपको एक्स्ट्रा नहीं मिला, 40 मिल गया, 35 मिल गया, पर आपको 4 साल में प्रोजेक्ट रेडी होके मिल गया। करेक्ट। तो एटलीस्ट एक मेंटल पीस है आदमी को, मेरे पास, मेरे पोजीशन, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको
2 पैसे कम में और सेल कर सकते देखिए सर, प्रोजेक्ट्स बनने के बाद ब्रांड की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। हैं। कितना अच्छा मेंटेन्ड है, कितना अच्छा दिख रहा है। आज कई ऐसे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं मुंबई में या इवन इन गाजियाबाद में, जो अपने आप में कितने बड़े ब्रांड्स थे, है ना? बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े क्रिकेटर्स उसकी मार्केटिंग करते थे। बाद में एनसीएलटी में चला गया और ये और अब बिक रहा है सस्ते में। हाँ, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद, है ना? जैसे और वो किस तरह का बना, किस तरह से रख-रखाव है, उसके बाद उसकी रेट एज़ ऑफ नाउ डिमांड कैसी है, उस पे डिपेंड करती है। तो तो मतलब ब्रांड सब लॉन्च तक है, लॉन्च वॉन्च हो गया, बढ़िया बन गया, पोजीशन मिल गया, उसके बाद जनता किसको पसंद कर रही है वो डिसाइड करेगा रीसेल का रेट। इस बारे में अगर एक और प्रोजेक्ट की जो हम बात कर सकते हैं वो है शोभा। शोभा का खास बात क्या है, लाइक एट लीस्ट वी डू शोभा इन दुबई आल्सो वेरी वेल। सुबह तो शोभा दुबई से मैंने है इंडियन ब्रांड, हाँ, हाँ, ब्रांड, तो बट हाँ। जितना वो दुबई में फेमस है उतना यहाँ नहीं है। करेक्ट, वो आप ये करेक्ट, कह करेक्ट। सकते हो। मैं कई बार यूज करता हूँ ये लाइन कि जो दुबई में नंबर 1 हो सकता है, वो यहाँ नंबर 2 कैसे होगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इसमें इसमें दो राय नहीं है, बट शोभा की खास बात और क्या है कि शोभा अपने सारे प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेंस अपने पास रखता है, जिसकी वजह से आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाके देख लीजिए शोभा सुबह जो कितना नया है। प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा में, परी चौक के पास है, अच्छी लोकेशन पे है। यस 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 हाँ, वेरी। और लोग 14 या 15 तक रेट बता रहे हैं। और शोभा की सबसे खास बात जो मुझे समझ में आती है, जो मैं एप्पल से रिलेट कर पाता हूँ, एप्पल का सारा हार्डवेयर वो खुद बनाता है और वो करेक्ट करेक्ट। और कहीं और नहीं जाता, एंड्रॉयड नहीं कि किसी भी फोन में या किसी अलग अलग ऑर्गेनाइज में जाता है। तो जैसे वो हार्डवेयर स्पेसिफिक इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही शोभा सारा मटेरियल इन हाउस डेवलप करता है। 1456 1456 टाइम्स वो क्रॉस चेक करते हैं बिफोर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ शोभा। तो 4-5 हजार रुपए अगर मार्केट से महंगा है तो भाई जस्टिफाइड है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल हाँ। जस्टिफाइड है। और नोएडा के कुछ बिल्डर्स, गाजियाबाद के कुछ बिल्डर्स, मुझे लगता है कि जो उन्होंने बनाकर डिलीवर किया है, जब वहां से गुजरते होंगे और इधर प्रोजेक्ट है तो सर इधर कर लेते होंगे, देखना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने इतना खराब बनाया है। और एज अ बिल्डर अगर आप घर बना रहे हैं लोगों का, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कंधों पे, क्योंकि आपके साथ लोगों ने अपने सपनों को जोड़ा है। और जिन बिल्डरों ने ऐसा किया, मुझे लगता है कि बहुत बददुआएं लगेंगी जनता की उनको। और हम लोग मार्केटिंग करते हैं, और अब मैं भी अपने एंड पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हम भी प्रयास करते हैं कि हमारा काम है मार्केटिंग करना, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अच्छे ब्रांड्स का काम देखो किया अभी हमने पूरे डिस्कशन में हमने 10 बिल्डर्स के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करी, हमने 2-4 बिल्डर्स के बारे में बात करी है, और जबकि लॉन्च तो 1000 आ रखे हैं। करेक्ट, थिंक ऑफ इट दिस वे, करेक्ट। कि हमने उन सब के बारे में, बिकॉज जो चीज मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट जो चीज में मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ खुद, मैं उसको सेल नहीं कर सकता। हाँ, नहीं बिल्कुल। अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ये प्रोजेक्ट कल को इसकी मेंटेनेंस ए लेवल की, फॉर एग्जांपल अगर आप ये बना रहे हैं, आप कोई और प्रोजेक्ट से बोलेंगे, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप इसमें माइवन की कंस्ट्रक्शन है गौरव में, लेट्स से आपका कंस्ट्रक्शन का जो फेशिया वगैरह है बहुत ब्यूटीफुल दिखने में लग रहा है, और उसको मेंटेन किया जाएगा। गौर की सिंपल सी बात है, आपको गौर का देखना है 4 साल बाद कैसा, जाके देखो ना जो बनाया है गौर ने, प्लेटिनम टावर जाके देखो, सौंदर्य में जाके देखो, कोई प्रोडक्ट जाके देखो, जिस समय में वो बनाया गया था और आज कैसा है, उससे आप एनालाइज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा बिल्डर है नहीं जो पहली बार बना रहा है, प्लास्टर झड़ा हुआ नहीं दिखेगा। हाँ। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सेक्टर 45 में घूम के देख लीजिए, अपने नोएडा वाले में नॉर्मल, उसके बीच में आपको 1-2 प्रोजेक्ट एडिफिस और स्टाइलोम 1-2 ठीक ठाक खड़े दिख जाएंगे, हो सकता है 1-2। आप सेक्टर 46 में गार्डनिया ग्लोरी देखिए, बिल्डर का क्या हाल है। मैं उसी गार्डनिया की सोसाइटी में रहता हूँ, बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाला हूँ। वहां आज प्लास्टर गिरता है, टूटता है, जीडीए का पैसा जमा नहीं है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, आज तक आरडब्ल्यूए नहीं बना है ना। तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कुछ लोगों ने जेल में भी रहे। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। और गौर और तो मान लीजिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया बनाते हैं। तो मैंने कई लोग ना 2 पैसे सस्ते के चक्कर में, मेरे खास दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बट 2 पैसे सस्ते के चक्कर में बिल्डर में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल महागुन आपका मेमोरियल किसके साथ में है, मैक्स 128 के साथ में खड़ा हुआ, लोकेशन बहुत जबरदस्त, टेक्निकली जो देखने जिसने लिया होगा जब वो कि यार यही तो लोकेशन है, सामने गोल्फ कोर्स है, ये है वो है, इतने सस्ते में मिल रहा है, ले लो। आज प्रोटेस्ट करते बैठे हुए भाई, वहां जाके नारे लगाते हाय हाय। तो आई एम जस्ट सेइंग कि 2 चीजें मैक्स के आधे रेट में मिल जाएगा मनोरियल।
अरे आधे में मैं कह रहा हूँ मिट्टी के भाव भी क्यों ले, बढ़ा नहीं, कितने साल से तो मैं देख रहा हूँ, मेरे ऑफिस से ऐसे दिखता है वो सामने, अगर आप आए हो ऑफिस तो आपने देखा होगा डेफिनेटली, विंडो से सामने दिखता है, तो 2 साल से तो साला हिला नहीं है बिल्कुल भी ऊपर नीचे कुछ भी। तो अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट को 2 पैसे सस्ते के चक्कर में किसी भी बिल्डर को, एक सबको लगता है कि लोकेशन देयर इसके पास वाली तो है, करेक्ट, लेकिन अंदर है डिफरेंस, मैक्स जो बनेगा और मनोरियल जो आप बनेगा। एक बार को 2 पैसा प्रीमियम पे करो, बिल्डर को पे करो, बिल्डर के ब्रांड नेम का पे करो। बात महागुन तक पहुंचे तो भाई शर्म करो और बनाकर दो हाँ, उन लोगों को। वो भाई लोग कब से परेशान हैं। सर मैंने कितना ऐड बनाया उसका, महागुन मनोरियल लग्जरी लग्जरी लग्जरी, और बढ़िया साइजेस लेआउट वगैरह अच्छे हैं, लेकिन अब क्या बुरा हाल है। एटीएस नाइट्स ब्रिज कितने दिनों से फंसा पड़ा तो ये 2-3 चीजें ना ध्यान से रख के, एक इन्वेस्टर के लिए मैं कह रहा हूँ, एक एंड यूजर के लिए, दोनों के लिए कह रहा हूँ, बिल्डर कैटे चूज करो, लोकेशन अच्छी चूज करो, और तीसरा इफ पॉसिबल अपने ब्रोकर को थोड़ा सा वेट कर लो, कि ब्रोकर हर किसी को, या जो भी आपका रियल्टर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, भाई छोटे छोटे फ्रीलांसर घूम रहे हैं दुनिया में, कल को आज आपको कुछ भी कह के भेज देंगे, सर मैं आपको पे आउट इतना वापस कर दूंगा, सर लोग इटालियन मार्बल लगेगा ये बोल के भेज जाते हैं, नंबर बदल नंबर बदल के, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको कोई 5% 6% देने का वादा कर रहा है, मैं बताऊं बहुत सारे लोग हैं जो 5% देते हैं प्रेस्टीज में, जहां मैक्सिमम स्लैब 3% से ऊपर नहीं जाएगा। तो हमसे एक लोग पूछे कि सर बताइए हमको 5% दे रहा है, ये 3% देने की बात कर रहे हैं, मेरे कस्टमर थे, सर वो 10% भी देगा आपको। बोला अच्छा कैसे, हम उसको देना ही नहीं है, अगले 6 महीने बाद वो नौकरी छोड़ देगा। नहीं सीरियसली, somebody like one of my teammate made me एक बंदे जो वो कस्टमर था, उनसे बात कराई कि सर आपने हमारे यहाँ से EOI जनरेट करा लिया है, प्रेस्टीज की बता रहा हूँ, पर मुझे तो कोई 4% रिटर्न दे रहा है, 4-4.5% के लिए भी एग्री कर रहा है। मैंने कहा सर आप 10 मांगो, कल 10 देगा आपको। कैसे, क्यों? मैंने कहा क्योंकि देना नहीं है ना, देना नहीं है। लेकिन अभी कस्टमर जितना सर पे चढ़ा था, मतलब एक अभी रिसेंट लॉन्च था, उसमें 5% बोला कि देखिए 5% स्लैब पे हो, 4.75% मुझे चाहिए और 25 पैसा तुम लोगे। उसने रियल्टर से उठो चलो यहाँ से भाग जाओ तुम। तो उन्होंने बड़ी गंदी गंदी गालियां दी और क्लाइंट को भगा दिया। लेकिन क्लाइंट कस्टमर भी खराब हो गया। कुछ एक बड़ी नाम नहीं लेना चाहिए, छोटे ब्रोकर्स हैं ना, नहीं बड़े ब्रोकर्स हैं कुछ तो, जो मार्केट को बोलते हैं कि हम लीडर हैं, उन्होंने किया वो उनकी टेलीफोन कॉल स्टार्ट होती है, आई विल गिव यू 5% पासबैक। अच्छा वो गोदरेज ने ब्लॉक कर दिया। 2-3 को मैं जानता हूं जिनको ब्लॉक, बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक करना चाहिए था। तो नटसेल में सर हमने अच्छी बातचीत की और नोएडा एक्सटेंशन के हम प्रोजेक्ट्स की बात किए, तमाम सवाल पूछे और इन सवालों के जवाब सर ने बहुत खूबसूरती से दिए। नोएडा एक्सटेंशन में 3-4 नए लॉन्च आ रहे हैं, जिसमें 2 गौर्स के लॉन्च, एक तो स्पायर सेंचुरियन सोल्ड आउट हो गया, एक गौर का नया लॉन्च आया है, गोदरेज का रेरा आया है, लेजर पार्क के नाम से गौर का नया लॉन्च आया है, फिर एक लॉन्च आया है जिसमें शोभा लेकर आएगा, गोदरेज का रेरा भी आ गया। तो एज अ कस्टमर आपको प्रोडक्ट दोनों ही अच्छे बनाएंगे, आपको एप्रिसिएशन कहाँ ज्यादा चाहिए वो आप दोनों प्रोजेक्ट्स के रेट पे कंपेयर करके देख सकते हैं और ले सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से। बाकी हम लोग इस तरह के और लोकेशंस और सवालों के साथ आते रहेंगे। और मेरा नाम है आलोक कुमार सिंह और सर सुनील चौधरी जी, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है। और आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का सवाल हो, आप पूछना चाहें तो सर का नंबर मैं आपको इनबॉक्स में भेज दूंगा, सर से आप सवाल पूछ सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सर से कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट एडवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। कमाल के रियल्टर्स का ग्रुप है और ये लोग वो प्रोडक्ट करते हैं जो कमाल का बनेगा। ये लोग उस प्रोजेक्ट को चूज करते हैं जहां कभी आपको महागुन मेमोरियल की तरह खड़े होके धरने प्रदर्शन नहीं करने पड़ेंगे, जहां नारे नहीं लगाने पड़ेंगे। और हम इनवाइट करते हैं हर इन्वेस्टर को, भाई हमारे ऑफिस आओ तब डील। और अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया और उसमें 2 महीने भी डिले हुआ तो आप आइएगा, हम और आप साथ चलेंगे इन्वेस्ट एडवाइस के ऑफिस में और बोलेंगे सर हमको इससे पीछा छुड़ाइए और इससे बेहतर प्रोडक्ट दिखाइए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आफ्टर सेल्स लाइक जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट भी कराते हैं, हम कराने का पूरा सेल्स। और आई वोंट टेल द नेम ऑफ द ब्रांड क्योंकि हम उनका बहुत काम करते हैं, बहुत पैसा आता है। लेकिन एक बड़ा ब्रांड जहां पर इन्वेस्ट एडवाइस एज अ ग्रुप हजार करोड़ का माल बेचता था, आज आप उस ब्रांड का काम नहीं कर रहे हैं। आई होप कि आप समझ पाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जहां कस्टमर सेफ है, कस्टमर का पैसा सेफ है, इसी वजह से इसका कंपनी का नाम है इन्वेस्ट एडवाइस। आपको अच्छी एडवाइस दी जाएगी जहां पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा एप्रिसिएशन मिले और रेंटल इनकम मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बड़ा फेवरेट है। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि रेंटल इनकम डेवलप करना है। रेंटल इनकम आपकी तरह, जैसे आपने बताया कि आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत धन्यवाद। यस
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।